आइए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। जैसे किसी विशाल आईमैक्स स्क्रीन पर ना अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ एक जूम इन शॉट चल रहा हो। हाँ, बहुत ही शानदार विजुअल है ये। है ना। चारों तरफ फैले गहरे नीले महासागर के बीच हमारा भारत नजर आता है और उसकी चमकती हुई जो 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है वो दिखाई देती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि को देखकर रुक जाए ना तो हम एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। एकदम सही बात है। क्योंकि भारत के पूर्व और पश्चिम में समंदर के बीच बिखरे हुए कुछ छोटे छोटे बिंदु चमक रहे हैं। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के लिए मैंने जो रिसर्च नोट्स और दस्तावेज खंगाले हैं उनके मुताबिक ये कुल 1,208 समुद्री द्वीप हैं। 1,208। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत विशाल है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ छुट्टियों में जाने वाले खूबसूरत बीचेस नहीं हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम भारत के उन समुद्री प्रहरियों की डिकोडिंग करने वाले हैं जिनका निर्माण, उनका भूगोल और उनकी ताकत मतलब किसी साइंस फिक्शन या थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। हाँ, और इस नजरिए को अगर हम थोड़ा और विस्तार देना तो ये 1208 द्वीप महज भौगोलिक आंकड़े नहीं रह जाते। ये भारत की एक बहुत बड़ी सामरिक ढाल और कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिक तिजोरी है। बिल्कुल। जब हम बंगाल की खाड़ी की तरफ देखते हैं तो वहां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मौजूद है जिसमें करीब 572 द्वीप हैं। बाप रे, 572 सिर्फ एक तरफ? हाँ, और वहीं अरब सागर में लक्षद्वीप है जहां 36 द्वीप हैं। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन ही यही है कि हम इन द्वीपों के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, इनके नीचे छिपे रहस्यों और भविष्य की उन चुनौतियों को समझें जो मतलब आमतौर पर एक आम इंसान की नजर से छूट जाती हैं। इन द्वीपों के बनने का जो विज्ञान है ना वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। अच्छा, कैसे? मतलब रिसर्च पढ़ते हुए मैंने इसे एक स्प्लिट स्क्रीन की तरह विजुलाइज किया। स्क्रीन के एक तरफ बंगाल की खाड़ी है जहां धरती का सीना फाड़कर एक उग्र ज्वालामुखी निकल रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भयंकर शोर के साथ टकरा रहे हैं। बहुत ही उग्र नजारा है। और दूसरी तरफ अरब सागर में एकदम सन्नाटा है जहां बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर की तरह काम करने वाले नन्हे सूक्ष्म प्रवाल, जिन्हें हम कोरल्स कहते हैं, वो चुपचाप एक खूबसूरत मुकुट तैयार कर रहे हैं। वाओ, बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। और पता है उस बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर की इंक या स्याही क्या है? क्या है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये विरोधाभास असल में पृथ्वी के काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों को दर्शाता है। मतलब अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करें ना तो इनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से टेक्टोनिक और ज्वालामुखीय है। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स वाला थ्योरी। बिल्कुल। अगर हम इसके बनने की प्रक्रिया को गहराई से समझें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से भारी उथल-पुथल हुई थी। उथल-पुथल मतलब भूकंप और ज्वालामुखी? हाँ, और ये द्वीप असल में म्यांमार की जो अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है ना, उसी का जलमग्न विस्तार है। मतलब समुंदर के नीचे एक पूरी की पूरी पहाड़ की चेन है? एकदम सही। समंदर के नीचे एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला है और उन पहाड़ों की जो चोटियां पानी के बाहर निकल आई ना, अच्छा, वे हैं आज के अंडमान और निकोबार हैं। यही वजह है कि वहां की जमीन काफी उबड़-खाबड़ और पहाड़ी है। क्या बात है। और लक्षद्वीप? दूसरी तरफ लक्षद्वीप की कहानी विशुद्ध रूप से जैविक है। जैविक उत्पत्ति मतलब इस पूरी जमीन को जीवों ने बनाया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझाती हूँ। समंदर के नीचे जो पुराने ठंडे पड़ चुके ज्वालामुखी थे ना, उनके किनारों पर प्रवार या कोरल जीवों ने अपना घर बनाना शुरू किया। ये जीव अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं जो एक तरह का चूना पत्थर ही है। जब एक पीढ़ी के कोरल मरते हैं तो उनका जो कठोर ढांचा होता है वो वहीं रह जाता है और नई पीढ़ी उसके ऊपर आ जाती है। बिल्कुल, नई पीढ़ी उसके ऊपर अपना घर बनाती है। लाखों सालों तक जब ये प्रक्रिया चलती है ना तो समंदर के नीचे से एक पूरा का पूरा ढांचा ऊपर सतह तक आ जाता है। इसे भूगोल की भाषा में एटॉल कहते हैं। एटॉल, ATOLL। हाँ, और क्योंकि ये धीरे धीरे परत दर परत बने हैं ना, इसीलिए लक्षद्वीप एकदम समतल है। वहां अंडमान जैसे ऊंचे नीचे पहाड़ बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम अंडमान द्वीप समूह के नक्शे पे वापस आए ना तो ये एक के बाद एक द्वीपों की एक पूरी वर्टिकल चेन या कतार की तरह दिखता है। हाँ, एकदम एक सीधी लाइन में। और रिसर्च करते हुए मुझे भूगोलवेत्ताओं और नाविकों के बीच इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका मिला। अरे वाह, कौन सा तरीका? वो इसे कहते हैं NMSL
यानी नेवर मेक स्मॉल लाइज। नेवर मेक स्मॉल लाइज। इंटरेस्टिंग। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है एन से नॉर्थ यानी उत्तरी अंडमान, एम से मिडिल यानी मध्य अंडमान, एस से साउथ यानी दक्षिणी अंडमान और एल से लिटिल अंडमान। ये ट्रिक्स ना इस जटिल भूगोल को समझने में सच में बहुत मदद करते हैं। और इस चेन के हर एक हिस्से का अपना एक अलग महत्व भी है। जैसे उत्तरी अंडमान को ही लें, वहां सैडल पीक मौजूद है। सैडल पीक? हाँ, 732 मीटर की ऊंचाई के साथ ये इस पूरे समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो फिर से हमें यही याद दिलाती है कि ये असल में एक पर्वत श्रृंखला ही है। और मध्य अंडमान? मध्य अंडमान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान, जहां इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर साउथ में है? बिल्कुल। और अगर हम इस चेन के सबसे निचले सिरे पर जाएं ना, तो वहां ग्रेट निकोबार है। यहीं पर इंदिरा पॉइंट मौजूद है। ओहो, इंदिरा पॉइंट। हाँ, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन इन पहाड़ों और चोटियों के बीच ना एक ऐसी चीज है जो भारत के आम भूगोल में फिट नहीं बैठती। वो क्या? मतलब जब भी हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो दिमाग में हवाई या इटली जैसे देशों का नाम आता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जो दस्तावेज मैंने देखे वो सीधे तौर पर पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित बैरन द्वीप की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल सही। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब एक्टिव वोल्केनो? हाँ, बैरन द्वीप का धधकता व स्वरूप इस बात का सबूत है कि इस क्षेत्र के नीचे पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो आज भी बहुत सक्रिय हैं। मतलब ये अभी भी फटता है? जी हाँ। साल 2005 और फिर 2013 से 2015 के बीच इसमें से लावा और राख निकलते हुए देखे गए हैं। बाप रे। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो समंदर के इकोसिस्टम को भी बहुत प्रभावित करती है। और इसके साथ ही ना थोड़ा आगे नारकोंडम द्वीप भी है। नारकोंडम? ये भी ज्वालामुखी है। हाँ। लेकिन ये एक सुप्त या कह लीजिए डॉर्मेंट ज्वालामुखी है। डॉर्मेंट मतलब सो रहा है अभी? बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि इसके नीचे मैग्मा का चैम्बर तो मौजूद है, बस वो फिलहाल शांत है। और आपको पता है, ये ज्वालामुखी राख और मिट्टी ही है जो वहां के घने जंगलों को इतनी उपजाऊ जमीन देती है। जंगलों से याद आया, जब मैं इन द्वीपों का नक्शा देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के इन टुकड़ों के बीच समंदर का पानी एक पूरी भूल भुलैया बना रहा है। मैप पर वो चैनल्स बहुत स्पष्ट दिखते हैं। हाँ, नक्शे पर कई सारे चैनल्स और स्ट्रेट्स बने हुए हैं। देखने में ये सिर्फ पानी का रास्ता लगता है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? मतलब इतना फोकस क्यों है इन पर? क्योंकि ये पानी के रास्ते वैश्विक व्यापार की नसें हैं एक तरह से। नसें? अच्छा, नक्शे पर जो 3 मुख्य जलमार्ग नजर आते हैं ना, वो बहुत अहम सीमाओं का काम करते हैं। जैसे कोको चैनल, ये म्यांमार के कोको द्वीप को हमारे उत्तरी अंडमान से अलग करता है। ठीक है, कोको चैनल हो गया ऊपर। हाँ, फिर डंकन पैसेज है जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का पानी है। और सबसे अहम जिसके बारे में बहुत बात होती है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल? हाँ, जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पूरी तरह अलग कर देता है। और इसे 10 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यहीं से ना हाँ, वो शब्द निकल कर आता है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। कौन सा शब्द? पूर्व के रक्षक। ऐसा क्या है इन जलमार्गों में कि भारत ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान चोक पॉइंट्स के सिद्धांत पर काम करता है। चोक पॉइंट्स? हाँ, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और सामान मलक्का जलडमरू मध्य या मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट तो बहुत विशाल है। बिल्कुल। यह रास्ता इतना संकरा है कि किसी भी आपात स्थिति में यहाँ ट्रैफिक जाम हो सकता है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल इस मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर खड़े हैं। ओहो, मतलब एकदम गेट पर? एकदम गेट पर। तो जो इस इलाके को कंट्रोल करता है ना, वो एक तरह से पूरे इंडो पैसिफिक के व्यापार को कंट्रोल कर सकता है। क्या बात है। और इसी सामरिक जरूरत को समझते हुए भारत ने 2001 में पोर्ट ब्लेयर में अपनी एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमान, जिसे ANC कहते हैं, वो बनाई। त्रिसेवा मतलब तीनों सेनाएं एक साथ? हाँ, ये कोई साधारण सैन्य बेस नहीं है। यहाँ थल सेना, नौसेना और वायुसेना
एक ही कमांडर के अधीन काम करते हैं। वाह। इसके साथ ही ग्रेट निकोबार में गैलाथिया बे मेगा पोर्ट का भी निर्माण हो रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों को रुकने की सुविधा देगा। मतलब ये द्वीप ग्लोबल पावर प्ले का सेंटर है एकदम। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही है, सेना है, और दूसरी तरफ इन्हीं द्वीपों के घने जंगलों में एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। हाँ, मानवीय पहलू। रिसर्च में ना अंडमान निकोबार की उन जनजातियों का भी जिक्र है जिनका हमारी इस आधुनिक दुनिया, इंटरनेट या इन व्यापारिक जहाजों से मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। यही तो अंडमान की सबसे बड़ी संवेदनशीलता है। ये द्वीप मानव इतिहास के एक जीवित संग्रहालय की तरह है। जीवित संग्रहालय बिल्कुल सही शब्द है। जैसे ग्रेट निकोबार में शॉम्पेन जनजाति रहती है, जो मंगोलॉइड मूल की मानी जाती है, और उत्तरी सेंटिनल द्वीप की कहानी तो खैर पूरी दुनिया जानती है। हाँ, सेंटिनली जनजाति। बिल्कुल, वहाँ सेंटिनली जनजाति निवास करती है। उन्होंने आज तक बाहरी दुनिया के किसी भी इंसान को अपने द्वीप पर कदम नहीं रखने दिया है, और देखा जाए तो ये उनका अधिकार भी है। इसके अलावा मध्य और दक्षिणी अंडमान में जारवा और लिटिल अंडमान में उंगे जनजाति निवास करती है। मतलब वित्तवस और व्यापार के बीच इन प्राचीन संस्कृतियों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बचाए रखना, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और नैतिक चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है, हाँ। बिल्कुल। अब ज्वालामुखी की इस आग, घने जंगलों और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों के शोर से निकलकर भारत के नक्शे की दूसरी तरफ चलते हैं, अरब सागर की ओर। हाँ, अरब सागर की ओर। लक्षद्वीप, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, ये अंडमान के बिल्कुल विपरीत है। एकदम सही कह रहे हैं आप। विषमता देखिए, अंडमान की सैडल पीक 732 मीटर ऊंची है, जबकि लक्षद्वीप की जमीन समुद्र तल से बस कुछ मीटर ही ऊपर है। बस कुछ मीटर। हाँ, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा है। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं, लेकिन आबादी सिर्फ 10 द्वीपों पर है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती, ठीक है। और वहाँ मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ महल भाषा बोली जाती है। महल, MAHL। हाँ, महल, जो मालदीव की भाषा से काफी मिलती जुलती है। और यहाँ भी ना जल मार्गों को याद रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नेविगेटर ट्रिक है। जैसे NMSL था ना, वैसे यहाँ है 8 mm और 9 ml। अरे वाह, ये कैसे काम करता है? इसे समझना बहुत आसान है। 8 mm का मतलब है 8 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव। MM। बिल्कुल। और 9 ml मतलब 9 डिग्री चैनल, जो मुख्य लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय से अलग करता है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये तो। है ना? लेकिन रिसर्च नोट्स को पढ़ते हुए मुझे एक और दिलचस्प बात मिली। अच्छा? जब हम द्वीपों की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सिर्फ समंदर का खारा पानी आता है। लेकिन भारत में 2 ऐसे द्वीप भी हैं जो समंदर के बीचों बीच नहीं है, फिर भी बहुत अहम है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। भारत का भूगोल बहुत विविधतापूर्ण है। इनमें से एक है असम का माजुली द्वीप। माजुली, हाँ, ये कोई समुद्री द्वीप नहीं है, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के बीच में द्वीप? हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी जब पहाड़ों से भारी मात्रा में मिट्टी और गाद लेकर आती है ना, तो मैदान में फैल जाती है, और उसी के बीच ये द्वीप बन गया। वाह! लेकिन आज ये द्वीप गंभीर भूकटाव यानी सॉइल इरोजन का सामना कर रहा है। नदी के पानी की तेज धारा धीरे धीरे इसके किनारों को काट रही है। ये तो बहुत चिंताजनक है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा उदाहरण है आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा। ये एक तटीय बैरियर द्वीप है। ओहो, श्रीहरिकोटा। जैसे ही ये नाम आता है, दिमाग में इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड आ जाता है। बिल्कुल, यही तो इसकी पहचान है। ये द्वीप पुलिकट झील के मीठे पानी को बंगाल की खाड़ी के खारे पानी से अलग करता है, और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है। लेकिन एक सवाल है, इसरो ने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसी द्वीप को क्यों चुना? इसके 2 बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। अच्छा, मिल जाता है। हाँ, और दूसरा, ये पूर्वी तट पर है, ताकि अगर लॉन्च में कोई भी तकनीकी खराबी आए ना, तो रॉकेट सीधा समुंदर में गिरे, किसी आबादी वाले इलाके में नहीं। क्या बात है, हर चीज के पीछे इतना गहरा विज्ञान है। बिल्कुल। अब समुंदर की सतह की बातें तो बहुत हो गई, मैं डीप ओशन मिशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा कि भारत मत्स्य से 6000 नाम की एक पनडुब्बी बना रहा है, जो समंदर के 6 किलोमीटर नीचे जाएगी। हाँ, मत्स्य 6000।
ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मतलब हम अंतरिक्ष में तो जा ही रहे हैं, लेकिन समंदर की इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत आ पड़ी? वहां हम क्या खोज रहे हैं? हम वहाँ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स खोज रहे हैं। ये क्या चीज है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, आसान भाषा में समझें तो ये समुंदर के तल पर पड़े हुए आलू के आकार के छोटे छोटे पत्थर हैं। समंदर के नीचे आलू जैसे पत्थर। थी मूल्यवान धातुएं जमा हैं। ओहो। और भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी और स्मार्टफोन्स बनाने के लिए ना इन धातुओं की भारी जरूरत होगी और जमीन पर इनके भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मतलब भविष्य की खदानें समंदर के नीचे हैं? बिल्कुल, इसीलिए नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी का ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। वाओ। और इसके साथ ही ना एक और तकनीक है जिसने द्वीपों की जिंदगी बदल दी है, वो है LTTD। LTTD यानी लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। अच्छा, ये क्या करता है? देखिए, लक्षद्वीप में पीने के मीठे पानी की बहुत कमी है, तो इस तकनीक में हम समुद्र की सतह के गर्म पानी और कुछ 100 मीटर नीचे के ठंडे पानी के बीच के तापमान के अंतर का इस्तेमाल करते हैं। तापमान का अंतर? हाँ, गर्म पानी को वैक्यूम में उबाला जाता है और फिर ठंडे पानी की मदद से उस भाप को वापस पानी में बदला जाता है। तो उससे नमक अलग हो जाता है? एकदम सही। इससे समंदर का खारा पानी पीने लायक शुद्ध मीठे पानी में बदल जाता है। ये तो वाकई कमाल है कि हम प्रकृति की समस्या का समाधान प्रकृति के ही तापमान के अंतर से निकाल रहे हैं। हाँ, विज्ञान का चमत्कार है ये। लेकिन ये तो हुई इंसान की जीत की बात। डेटा में ना एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा भी है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लक्षद्वीप का जो प्रवाल आवरण है यानी कोरल कवर, वो 1998 में 37.24% हुआ करता था और वो 2022 में गिरकर सिर्फ 19.6% रह गया है। मतलब ये लगभग आधा हो चुका है। ऐसा क्या हो रहा है पानी के नीचे जो ये खूबसूरत कोरल मर रहे हैं? इस विनाशकारी प्रक्रिया को ना कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जी देखिए, प्रवाल या कोरल जीव अपने आप में सफेद होते हैं। सफेद? लेकिन तस्वीरों में तो वो बहुत रंग बिरंगे दिखते हैं। हाँ, उनका जो रंग बिरंगा रूप हम देखते हैं ना, वो दरअसल उनके ऊतकों के अंदर रहने वाले सूक्ष्म शैवाल या एल्गी के कारण होता है। अच्छा। ये एक सहजीवी या सिम्बायोटिक रिश्ता है। मतलब कोरल शैवाल को रहने की जगह देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके कोरल को खाना देता है। गिव एंड टेक है पूरा। बिल्कुल। लेकिन मरीन हीट वेव्स, अल नीनो या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब समुद्र का पानी ज्यादा गर्म और अम्लीय यानी एसिडिक हो जाता है ना, तो कोरल तनाव में आ जाते हैं और इस तनाव में वे अपने अंदर से उन शैवालों को बाहर निकाल फेंकते हैं। बाप रे, तो फिर खाना कैसे मिलता है? खाना मिलना बंद हो जाता है। कोरल बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं और धीरे धीरे भूख से मर जाते हैं। लक्षद्वीप, जिसका पूरा अस्तित्व ही इन कोरल्स पर टिका है ना, उसके लिए ये सीधा उसके खत्म होने का खतरा है। तो ये तो बहुत ही खौफनाक है। तो क्या इसका कोई समाधान है या फिर हम सिर्फ इन द्वीपों को डूबते हुए देखने के लिए मजबूर हैं? मैं ऐसा नहीं है। विज्ञान हमेशा नए तरीके खोजता है। अभी एक तकनीक पर बहुत काम हो रहा है जिसे बायोरॉक कहते हैं। बायोरॉक? ये कैसे काम करता है? इसमें समंदर के नीचे धातु या लोहे के बड़े बड़े फ्रेम रखे जाते हैं और उनमें बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है। पानी में करंट? बहुत हल्का सा। इस करंट के कारण पानी में मौजूद खनिज तेजी से उस लोहे के ढांचे पर जमने लगते हैं और जो कोरल्स वहां लगाए जाते हैं ना, वे सामान्य दर से कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। अरे वाह! इसके अलावा वैज्ञानिक अब लैब में सुपर कोरल भी विकसित कर रहे हैं। सुपर कोरल? हाँ, ऐसे प्रवाल जो गर्म पानी और ज्यादा एसिडिक समंदर में भी जिंदा रह सकें। ये सुन के थोड़ी उम्मीद बनती है यार। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालें तो हमने देखा कि अंडमान जहां टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने और ज्वालामुखी से बना है, वहीं लक्षद्वीप कोरल जीवों की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। अंडमान में 732 मीटर ऊंची सैडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप पूरी तरह समतल है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि भूगोल की ये जटिलताएं ना अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि सामान्य ज्ञान की बहसों में लोग बहुत ही आम गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, इसे हम ज्योग्राफिकल ट्रैप्स कह सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर ऐसे ही ट्रैप्स आते हैं। जैसे कई बार लोग मान लेते हैं कि सुंदरबन में भी कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियां होंगी, क्योंकि वो भी तो तटीय इलाका है ना। हाँ, लॉजिकल लगता है सुनने में। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान ये है कि कोरल्स को पनपने के लिए साफ,
उथले और खारे पानी की जरूरत होती है। सुंदरबन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारी मात्रा में मीठा पानी और गाद लाती हैं। तो पानी गंदला हो जाता होगा। बिल्कुल, जिससे पानी गंदला हो जाता है। वहां कोरल जिंदा ही नहीं रह सकते, इसीलिए वहां मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। और एक और बड़ा भ्रम जनजातियों को लेकर होता है। लोग कई बार शोम्पेन या सेंटिनली को लक्षद्वीप से जोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि लक्षद्वीप में इस तरह की कोई भी आइसोलेटेड जनजाति नहीं है। वहां की पूरी आबादी मुख्य धारा से जुड़ी हुई है। ये जनजातियां सिर्फ अंडमान और निकोबार के घने जंगलों तक सीमित हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ है और उसके वहां होने के पीछे का लॉजिक क्या है। एकदम। आज हमने जो सफर तय किया है ना, वो सिर्फ एक नक्शे पर कुछ बिंदुओं को देखने का नहीं था। हमने समझा कि कैसे पृथ्वी के नीचे की उथल-पुथल ने अराकान योमा के इन जलमग्न पहाड़ों को बाहर निकाला। बिल्कुल। कैसे लाखों सूक्ष्म जीवों ने सदियों तक खुद को कुर्बान करके अरब सागर में एटॉल बनाए। कैसे ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट को कंट्रोल करते हैं और कैसे मत्स्य 6000 समंदर की गहराई में हमारे भविष्य की चाबी ढूंढ रहा है। और हमने ये भी महसूस किया कि ये द्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये भारत के हाथ, कान और आंखें हैं जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक महासागरों में बहुत दूर तक हमारी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और यही बात ना मुझे वापस उस विजुअलाइजेशन पर ले जाती है जहां से हमने बात शुरू की थी। अंतरिक्ष वाला दृश्य। हाँ, अंतरिक्ष से देखने पर समंदर के बीच फैले ये द्वीप बहुत ही शांत, स्थिर और खूबसूरत दिखाई देते हैं। वे सदियों से अडिग होकर पूर्व और पश्चिम में भारत के रक्षक के रूप में खड़े हैं। लेकिन आज जब महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जब कोरल ब्लीचिंग से उनका आधार कमजोर हो रहा है और पानी का स्तर ऊपर आ रहा है जी, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जी। जो द्वीप अब तक हमारी सुरक्षा करते आए हैं, क्या अब समय आ गया है कि इन रक्षकों को खुद हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये। यही वो विचार है जिसके साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अगली बार जब भी भारत का नक्शा सामने आए ना, तो मुख्य भूमि के बाहर मौजूद इन समंदर के पहरियों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिएगा।